Hello dear bankers, welcome back to EduTap under the Fast Track to 50 सीरीज। Fast Track to 50 एक ऐसी सीरीज जहां पर आप 25 कंसेप्ट क्लासेस की हेल्प से अपने एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और 50 प्लस मार्क्स का एम लेकर चल रहे हैं। 25 क्लासेस एंड 50 प्लस मार्क्स यानी कि डबल बेनिफिट आप इस सीरीज के थ्रू क्लेम कर चल रहे हैं। आज हम AFM के अंडर बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बैंक ऑडिट इंस्पेक्शन से प्रीवियस ईयर्स में बहुत रेपिटेटिव बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पेशली ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट। सो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप जज कर सके कि फ्यूचर में व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द एग्जामिनर, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस आपके लिए फैसिलिटेट करने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड हैं। सो इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और इस डॉक्यूमेंट को यूज कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को फ्रूटफुल बनाइए। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जहां पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि ऑडिट क्या है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बिजनेस बना रहा है ना। बिजनेस ईयर एंड होता है तो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं जिसमें वो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह बनाता है। अब एक बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक से बना रहा है या नहीं बना रहा, इसकी क्या गारंटी है ना, कि एक बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है या नहीं करवा रहा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। अब अगर मान लीजिए कि जैसे बिजनेस ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई और आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी। उसके लिए आपने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेस करी और आपको लगा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है एंड यू हैव इन्वेस्टेड योर पर्टिकुलर मनी इन सम बिजनेस, बट फ्यूचर में पता चलता है कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई थी और आपका जो भी मनी है वो सारी की सारी मनी आपकी लॉस में चली जाती है। सो हु कैन यू हेल्ड, मतलब आप किसको इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी को भी नहीं, बिकॉज वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही थी या नहीं थी इसका कोई प्रूफ नहीं था। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब एक बिजनेस बनाता है, गवर्नमेंट ने बोला, ICAI ने बोला कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो चेक करना चाहिए कि बिजनेस ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से बनाई हैं या नहीं बनाई हैं, इसके ऊपर एक चेक होना चाहिए। एंड पोस्ट द चेकिंग ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तभी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश होने चाहिए और पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट्स को अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। और जब किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो चुका होगा, इट विल इंश्योर कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, राइट। सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के हिसाब से ऑडिट क्या है? ऑडिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, जो कि केयरलेसनेस, फ्रॉड्स, एक्स्ट्रावेगेंस के अगेंस्ट है और इट इंश्योर्स कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें जो भी फैक्ट्स प्रोवाइडेड हैं दे आर ट्रू एंड पब्लिक फंड्स की अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर किसकी हेल्प से हो रही है? ऑडिट की हेल्प से हो रही है। सो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जा रहा है, उस चेकिंग के प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है? दैट इज नोन एज ऑडिट। और ऑडिट कौन करता है? ऑडिट जो भी पर्सन या एजेंसी इन्वॉल्व होती है इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, उसे बोला जाता है ऑडिटर। क्लियर? आर यू एबल टू फॉलो अप कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाई जाती हैं तो उनके ऊपर एक कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए, उनके ऊपर उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए एक ऑडिट कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि चेकिंग होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और व्हेन द ऑडिटर साइंस दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको अपनी वो स्टैंप दे देता है, अपना सिग्नेचर दे देता है कि ये ऑडिट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक हो चुकी है एंड दीज आर ट्रू, इनके अंदर जो भी फैक्ट्स हैं वो दोज फैक्ट्स आर ट्रू, तो पब्लिक उस पर्टिकुलर बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई कर सकती है, उस पर्टिकुलर बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वो ट्रस्ट कर सकती है पब्लिक, एंड देन दे कैन डिसाइड दैट इफ दे वांट टू इन्वेस्ट मनी इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस और नॉट। क्लियर? तो ऑडिट करवाना बिजनेस का बहुत ही जरूरी है। एज पर द कंपनीज एक्ट, हर कंपनी के लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि
इफ़ यू आर अ कंपनी देन यू हैव टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। हर साल आपको अपने अकाउंट्स को कंपल्सरी बेसिस पर ऑडिट करवाना पड़ेगा। और कंपनीज एक्ट 2013 का जो चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑडिट, कि ऑडिटर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ऑडिटर्स कैसे रिमूव किए जा सकते हैं, ऑडिटर अगर रिजाइन करना चाहता है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर वो खुद रिजाइन कर सकता है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ बिकमिंग एन ऑडिटर, क्या क्या बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है ऑडिटर बनने के लिए, क्या उसका पर्टिकुलर ऑडिटर का रेम्यूनरेशन रहेगा, क्या क्या पावर्स उस पर्टिकुलर ऑडिटर की रहेंगी, क्या ड्यूटीज रहेंगी और किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीकेशन ऑडिटर को जज करनी है। ऑल ऑफ द डिटेल्स रिगार्डिंग द ऑडिट एंड द ऑडिटर्स इज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? सो ऑडिट का रोल क्या है? ऑडिट का रोल है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर चेक कर रहा है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम क्लियरली अच्छे से उनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सिस्टम्स के हिसाब से उन्हें लिखा गया है और उसमें कोई भी एरर नहीं है। इट कन्फर्म्स कि जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है दे आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी बिजनेस के रिजल्ट्स हैं, उनकी एकदम ट्रू क्लियर पिक्चर इज शोन अंडर दीज टू स्टेटमेंट्स। अब देखिए, खाली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के ऊपर फोकस नहीं रहेगा। जब ऑडिट किया जाएगा तो ऑडिट में सिर्फ मैथमेटिकल अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के ऊपर फोकस नहीं दिया जाएगा, जबकि देखा जाएगा कि ओवरऑल बेसिस पर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीटली रिलायबल हों, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीटली ऐसी बनी हो जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें। क्लियर? कुछ कैट्स के नाम से टेक्निक्स आई और कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स हम इन्हें बोलते हैं। ऑडिट प्रोसेस में इन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। और जो हमारे पास ऑडिट है, ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा दैट वुड बी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। कहीं ना कहीं जब ऑडिट किया जा रहा है तो ऑडिट करने का इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑडिट करने से जो एक ऑब्जेक्टिव बन के आया वो क्या आया कि एरर्स और फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना, एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना। राइट? अब ऑडिट के अंदर ऑडिटर जो है दैट वुड एक्सरसाइज इट्स प्रोफेशनल जजमेंट, अपनी मतलब जो भी उसने प्रोफेशनल नॉलेज गेन की हुई है, जो सीएज हैं दैट कैन डू द ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो भी प्रोफेशनल उसके पास नॉलेज है वो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को यूज कर एक जजमेंट बनाएगा अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपना एक ओपिनियन देगा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़कर, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पर एक ओपिनियन, एक राय देगा। ठीक है? और उसको ये सारा प्रोसेस करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन उसे मैनेजमेंट बिजनेस की प्रोवाइड कराएगी और ऑडिटर को उस मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। मैनेजमेंट की उस इंफॉर्मेशन के ऊपर उसे विश्वास कर उसी पर बेस्ड वो अपना ओपिनियन दे पाएगा। तो ऑडिटर हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर पाता है, उसे ओवरऑल बेसिस पर एक प्रोफेशनल जजमेंट, एक ओपिनियन अपना जो है वो देना पड़ता है। क्लियर? देन इज बैंक ऑडिट, जिसके लिए हम ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि ऑडिट क्या होता है। तो जिस तरीके से कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक की जाती हैं उसी तरीके से बिजनेस में जो बैंकिंग है, जो बैंक्स हैं, बैंक्स की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सर्विसेज, प्रोसीजर्स को चेक किया जाता है। और इसी रिव्यू को हम क्या बोलते हैं? इसी रिव्यू को हम बोलते हैं बैंक ऑडिट। और यहाँ पर कौन से जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे बैंक ऑडिट के केस में? तो ऑल द गाइडलाइंस और द लेजिस्लेशंस प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई हैं उन्हीं गाइडलाइंस के अंडर बैंक्स का ऑडिट किया जाएगा। बैंक ऑडिट 3 टाइप का है, कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। इन तीनों ऑडिट्स के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑडिट है हमारे पास कॉन्करेंट ऑडिट। देखिए, कॉन्करेंट ऑडिट मीन्स साथ साथ ऑडिट होता रहता है। मतलब बैंक्स में ना
रेगुलर बेसिस पे एक ऑडिट ऑपरेशन चलता रहता है, उसे हम कॉन्करेंट ऑडिट बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस ऑडिट होता है, लगभग ट्रांजैक्शंस जैसे जैसे होती जाती हैं वैसे वैसे उन ट्रांजैक्शंस के साथ उनका रियल टाइम बेसिस में ऑडिट हो जाता है, सो दैट ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूट होने में और ट्रांजैक्शन की एग्जामिनेशन चेकिंग होने में गैप जो है वो मिनिमम लेवल पर एग्जिस्ट करे। ठीक है, कॉन्करेंट ऑडिट जो है इट फैसिलिटेट्स कि आपकी अर्ली जो है अगर कोई भी गलती वगैरह है तो वो अर्ली ही बेसिस पर उस गलती के बारे में पता हमें चल जाता है। कॉन्करेंट ऑडिट में डेली और जो हमारी रूटीन में इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, उनका ऑडिट एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर सब्सटैंसिव लेवल पर चेकिंग की जाती है ऑन द क्रिटिकल एरियाज, और थ्रू आउट द ईयर ये ऑडिट चलता रहता है, यूजुअली मंथली बेसिस पर रहता है। और इसको ऑडिट को कौन कंडक्ट करते हैं? दिस इज कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ऑडिट में क्या क्या कवर होगा कॉन्करेंट ऑडिट में? तो डेली मैक्सिमम जो भी हमारे पास कैश बैलेंस की कंप्लायंस का रूल है उसके हिसाब से कैश बैलेंस मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, केवाईसी के नॉर्म्स ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अगर आपने लोन डिसबर्स किया उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही, हमारे जो भी रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं उन रेवेन्यूज का जनरेशन डॉक्यूमेंटेशन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। द बेसिक थिंग्स आर चेक्ड अंडर द कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट में ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी ब्रांच के ऑपरेशंस हैं वो स्मूथ लेवल पर ऑपरेट करें, जो भी ब्रांच के ऑपरेशंस हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम कोई भी रुकावट ना आए, और ब्रांच का जो इंटरनल कंट्रोल है वो डे बाय डे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाए। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ डूइंग द कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट को लेकर कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को हम पढ़ लेते हैं। क्या है कि कॉन्करेंट ऑडिट का क्या स्कोप रहेगा, किन किन एरियाज को कॉन्करेंट ऑडिट कवर करेगा, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का जो हेड है ही विल डिसाइड कि कॉन्करेंट ऑडिट का स्कोप कहाँ तक फैला रहेगा। ठीक है, और ऑडिट कमिटी बोर्ड का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आप एक फॉरेन बैंक हो तो। क्लियर? देन अपॉइंटमेंट जो रहेगी ऑडिटर्स की वो बैंक्स के हिसाब से होगी, बैंक जिस हिसाब से अपॉइंट करना चाहते हैं उस हिसाब से उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्करेंट ऑडिटर्स की सिलेक्शन में हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर का भी पार्टिसिपेशन रहेगा। अगर हम ये काम आउटसोर्स करा रहे हैं, बाहर से हम ये काम किसी से करवा रहे हैं, तो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है वो रिव्यू करेगा उन लोगों का काम पहले, और फिर उनको अपॉइंट किया जाएगा एज द ऑडिटर्स। जो भी स्टाफ ऑडिट के काम में अपॉइंट किया जाएगा वो ब्रांच से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए जिस भी ब्रांच में कॉन्करेंट ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है। अगर बैंक का अपना ही कोई स्टाफ मेंबर, बैंक का अपना ही कोई ऑफिशियल कॉन्करेंट ऑडिट कर रहा है, तो वो ऑफिशियल एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, वेल ट्रेंड होना चाहिए, और उसका जो लेवल है, वर्किंग लेवल है, वो सीनियर लेवल होना चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी जूनियर फ्रेशर को आप कॉन्करेंट ऑडिट के काम पे लगा देते हैं तो ही वुड नॉट बी दैट मच एक्सपीरियंस कि उसको सारी ट्रांजेक्शन्स की नॉलेज हो। सो द ऑडिटर शुड बी सफिशिएंटली सीनियर लेवल, राइट। और जो कॉन्करेंट ऑडिटर्स है इनका टेन्योर 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूसली 5 साल तक एक कॉन्करेंट ऑडिटर रहेगा, देन ही और शी नीड्स टू बी चेंज्ड। क्लियर? 5 साल से एक्सटेंड नहीं होगा इसका पीरियड। देन इज इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट क्या है? ऑडिट जो बैंक का अपना ही स्टाफ करता है, इंटरनल नाम से ही पता चल रहा है, बैंक का अपना स्टाफ करता है, और उनके साथ कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की करेक्टनेस को इंश्योर करने के लिए ऑडिट कंडक्ट करते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? इंटरनल ऑडिट बोला जाता है। इंटरनल ऑडिट की वजह से क्या होगा कि बैंक के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। जो भी पब्लिक है जिसने मनी बैंक में डिपॉजिट करवा रखी है या बैंक से सर्विसेज ले रहा है, तो उस पब्लिक मनी का, पब्लिक का बैंक के ऊपर एक ट्रस्ट जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का फोकस रहता है फ्रॉड्स डिटेक्शन में, एरर डिटेक्शन में, ओमिशंस ना हुई हो या कोई इरेगुलरिटी जो फंक्शनिंग में ना हुई हो, इस सब चीज़ों पे इनका फोकस रहता है। और जैसे जैसे बैंकिंग एनवायरनमेंट जो है वो एडवांस होता गया, बैंकिंग एनवायरनमेंट मैनुअल से डिजिटल होता गया, तो धीरे धीरे करके इंटरनल ऑडिट की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ती गई।
इंटरनल ऑडिट थोड़ा सा रिस्क बेस्ड है अप्रोच में, और जो भी इंटरनल ऑडिट है दैट इज कंडक्टेड इन एडिशन टू कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट अलग चल रहा है और इंटरनल ऑडिट अलग लेवल पर चलता है। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इसी वजह से बैंक का रिस्क मैनेजमेंट, बैंक का जो गवर्नेंस है दैट स्ट्रेंथन्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की हेल्प से जो बैंक की रिस्क मैनेजमेंट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वहीं कॉन्करेंट ऑडिट में हमने देखा था कि बैंक का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होता है, क्योंकि बैंक के ब्रांच ऑपरेशंस जो हैं, रूटीन ऑपरेशंस जो हैं वो बटर आउट हो जाते हैं, स्मूथ आउट हो जाते हैं, तो उनका स्ट्रांग हो जाता है इंटरनल कंट्रोल। और इंटरनल ऑडिट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट जो है बैंक की वो ज़्यादा स्ट्रांग, स्ट्रेंथन होती है। तो इंटरनल ऑडिट को लेकर तो इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड एक कंसेप्ट है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, उसको पढ़ लेते हैं। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो है सबसे पहले शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था 2002 में। सब पहले इसमें आरआरबीज इंक्लूड नहीं थे इंटरनल ऑडिट करने के लिए। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में सबसे पहले जो है इसको स्टार्ट किया गया 2002 में। बाद में अब अगर मैं आपके टाइम की बात करूं तो अब तो इसमें सभी ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज इंक्लूड कर दी गई हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज भी आ गई हैं अगर उनकी इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ या उससे ज़्यादा है। यूसीबीज इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं जिनका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का कहाँ फोकस रहेगा? रिस्क आइडेंटिफिकेशन पे, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन पे। ऑडिट के रिसोर्सेज उसी हिसाब से डिप्लॉय किया जाता है जिस हिसाब से किन्हीं चीज़ों के ऊपर रिस्क होता है, और मटेरियल इंपॉर्टेंट जो रिस्की एरियाज हैं वहाँ पर इनका ज़्यादा फोकस रहता है। ऑडिट कवरेज रिस्क के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि किन एरियाज में रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पर इंटेंसिव ऑडिट कंडक्ट करवाया जाता है। अब रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को अगर मैं डिटेल में बात करूं तो इसकी इंडिपेंडेंस क्या है कि इंटरनल ऑडिट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस के ऑपरेशन से अलग रहना चाहिए। इंटरनल ऑडिट अलग इसलिए होना चाहिए ताकि कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज ना हो। यहाँ पर हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की क्या क्या अथॉरिटी रहेंगी कि ही विल बी द सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक। बैंक का कोई सीनियर इंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए जिसके ऊपर किसी की जजमेंट ना लगे, वो इंडिपेंडेंटली जजमेंट कर सके, इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके। उसको सभी रिकॉर्ड्स, सभी स्टाफ का एक्सेस होना चाहिए, वो कभी भी उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, और उसके ऊपर कोई भी बिजनेस टारगेट का प्रेशर नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट एसीबी, ऑडिट कमिटी बोर्ड को जो है रिपोर्ट करेगा। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है वो ऑडिट कमिटी बोर्ड को ऑडिट कमिटी बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, या फिर जो एमडी, सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर हैं उनको रिपोर्ट करेगा। क्लियर? उसके बाद अगर फॉरेन ब्रांचेस हैं तो फॉरेन ब्रांच में ये हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को रिपोर्ट करेगा। फिर कोई भी कोई भी बिजनेस, ये फॉरेन ब्रांच का छोड़ दूंगी, कोई भी बिजनेस यूनिट्स के साथ इसके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए। देन कि जो इंटरनल ऑडिटर हैं उनके पास कंप्लीटली अपनी प्रोफेशनल जजमेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्हें ऑडिट करना है तो उन्हें ऑडिट करने के लिए बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसमें उनके पास बैंकिंग, अकाउंटिंग की नॉलेज होना चाहिए, आईटी से रिलेटेड उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सारा सिस्टम अब सीबीएस है, कंप्यूटर बेस्ड हमारे पास चलता है बैंकिंग सिस्टम। सो आईटी डेटा एनालिटिक्स की उनके पास नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्किल्स भी उनके पास होने चाहिए। अगर हम टेन्योर की बात करें तो प्रेफरेबली 3 इयर्स जो है वो मिनिमम पीरियड हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और बोर्ड जो है वो जब प्रिस्क्राइब करेगा तो उस टाइम पर आप मिनिमम स्टाफ को क्या कर सकते हो, स्टाफ जो है वो यूजुअली रोटेट किया जाता है एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड, ताकि आपका जो फ्रेश नॉलेज है, फ्रेश जो न्यू टैलेंट है उसे भी इसके लिए मौका मिल सके, टाइम जो है सो दैट जो न्यू टैलेंट है उसको भी एक्सपोजर मिल सके, इसके लिए मौका मिल सके। रेम्यूनरेशन की बात करें तो रेम्यूनरेशन पॉलिसी इनकी ऐसी होनी चाहिए जो कि इनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
ना क्रिएट करें। कोर इंटरनल ऑडिट फंक्शन को आप आउटसोर्स नहीं करा सकते हो, लेकिन स्पेशलिस्ट को आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर जरूर करा सकते हो। अगर आपको स्पेशलिस्ट को हायर करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको ऑडिट कमेटी बोर्ड का अप्रूवल लगाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी, रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन होएगी। इसमें ऑडिट क्राइटेरियाज, ऑडिट प्रिंसिपल्स क्लियरली डिफाइंड होंगे और रिस्क प्रोफाइल बिजनेस मॉडल के साथ अलाइनमेंट की जाएगी। रिस्क की एरियाज के ऊपर खास ध्यान दिया जाता है इंटरनल ऑडिट के अंडर। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स की। अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि अब हमारा जो बिजनेस बैंकिंग सिस्टम है वो CBS हो चुका है, सेंट्रलाइज कोर बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। पहले मैनुअल बैंकिंग हुआ करती थी, अब सभी बैंक्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू इंटरनेट। तो उस वजह से आप कंप्यूटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, हर ट्रांजेक्शन के लिए आप कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब चीज़ों का ऑडिट, IT का ऑडिट करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको ये देखना है कि जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या डेटा आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आपके बैंक के कस्टमर्स हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ एंड सिक्योर है भी है या नहीं है। आपने जो भी डेटा इनपुट किया है वो डेटा इंटीग्रेटेड है या नहीं है, वहाँ पर आपका डेटा लीकेज होने के चांसेस तो नहीं है। और साथ ही साथ आप जो हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप ऑर्गेनाइजेशन जो अभी आपके बैंकिंग के फंक्शंस हैं, उनके जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं, उन गोल्स को आप इजीली अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और जो भी हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑल ऑफ दिस इज स्टडीड अंडर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। क्लियर। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी जो IT एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से प्लान की गई हैं, उनकी प्लानिंग इफेक्टिव है भी है या नहीं है। हमारे जो भी ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और हमारे जो IT पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ के साथ कंप्लायंस हम लोग अपने जो भी अपना रूटीन फंक्शनिंग है, उन फंक्शनिंग को करते हुए क्या IT पॉलिसीज़ के साथ कंप्लायंस हो भी रही है या नहीं हो रही है। देन इज कुछ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है उससे रिगार्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि बैंक जो है उन्हें एक सेपरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टीम्स बनानी चाहिए, ऐसे लोगों की जिनके पास IT का प्रॉपर एक्सपीरियंस हो। और ये जो ऑडिट है ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पर करना चाहिए और रिस्क बेस्ड अप्रोच के हिसाब से करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी कोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो इसको कम्प्लीटली फोकस रहकर रिस्क बेस्ड मानकर ही इसमें ऑडिट कंडक्ट करवाना चाहिए। और जैसे ही हम CBS सिनेरियो में आए, कोर बैंकिंग सिस्टम के सिनेरियो में आए, तो जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट नाउ। और जो ब्रांच मैनेजर्स हैं उन्हें मंथली बेसिस पर एक कंप्लायंस जो है वो सबमिट करनी पड़ती है रिगार्डिंग द डूज एंड डोंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की एरियाज। क्लियर। देन विल टॉक अबाउट कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। हमने बात की थी कि ऑडिट जो है वो इन ऑडिट टेक्निक्स कैट्स के अंडर कंडक्ट करवाया जाता है। बिकॉज देखिए कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एक बैंकिंग के अंडर की जाती हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को मैन्युअली चेक करना इट इज़ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने ऑडिटिंग का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हो। तो आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से इतने सारे डेटा को एक साथ चेक कर ले, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। और ICAI ने SIA 14 इशू किया है, स्टैंडर्ड इशू किया है 14, जहां पर इंटरनल ऑडिट जो है वो किस तरीके से कंडक्ट करवाना चाहिए उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है कि IT एनवायरनमेंट के अंदर इंटरनल ऑडिट कैसे कंडक्ट होगा, उस सारी इन्फॉर्मेशन को SIA 14 के अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। इस ऑडिट के अंडर लीकेज डिटेक्शन, ट्रेजरी फंक्शंस ठीक से परफॉर्म हो रहे हैं नहीं हो रहे, कस्टमर की ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग, कंप्लायंस जो है वो ऑडिट कंप्लायंस या फिर जो आपकी बैंकिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। उसके अलावा एंट्रीज की रिकैलकुलेशन, सभी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के थ्रू की जाती हैं। देन कम्स स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी मतलब ऑलवेज जहाँ पर भी आप स्टैट्यूटरी वर्ड पढ़ते हो तो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है एज सेड बाय द लॉ।
तो एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, इसको आपको मैंडेटरली ऑडिट करवाना पड़ता है विद द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट्स है, उनके हिसाब से आपको इन ट्रांजेक्शन्स को मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की और बैलेंस शीट की ट्रांजेक्शन को मैंडेटरी लेवल पर ऑडिट करवाना पड़ता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन की इंट्रिकेसीज यानी बहुत डीप डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट कॉन्करेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड एक ऑडिट टेक्निक जो है वो फॉलो की जाती है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का मेन फोकस रहता है पीएसएल कंप्लायंस पे, लोन एडवांसेस पे, सीआरआर एसएलआर की मेंटेनेंस पे, और जो भी आरबीआई गाइडलाइंस, लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस होती है उनकी कंप्लायंस ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज रिलाइंग ऑन internal audit and on the concurrent audit of the bank। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन कर रहा है? आरबीआई एक पैनल बनाता है, पैनल ऑफ एलिजिबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और ये पैनल ऑफ एलिजिबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो भी इनको डेटा मिलता है फ्रॉम द आईसीएआई एंड फ्रॉम द सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो ऑडिटर्स हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द बैंक। जब भी शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम होगी उस टाइम पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपने ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लेते हैं, वेयर एज जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वहां पर इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ऑडिटर्स को अपॉइंट खुद से करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट में 3 टाइप की रिपोर्ट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर देता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट एज पर एसए 700, 705, 706 इशूड बाय आईसीएआई। बहुत डिटेल में आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रिपोर्ट है कि एक ऐसे ये बताता है कि ये रिपोर्ट प्रॉपरली जो मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली बनी है या नहीं बनी है। एक रिपोर्ट में वो ऐसा लिखता है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ कमी है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट ऐसी होती है जहाँ पर वो ये मेंशन करता है ऑडिटर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत बनी हुई हैं, तो इन्हें रीफ्रेम करने की ज़रूरत है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग टाइप की हैं, इतनी डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जिसमें कंप्लीट डिटेल होगी एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, और एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होगी जो कि इनकम टैक्स एक्ट को कंप्लायंस चेक करते हुए बनाई जाएगी। कुछ और टाइप्स के ऑडिट है। रेवेन्यू ऑडिट जिसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑडिट भी बोलते हो, तो जो बहुत बड़ी बैंक ब्रांचेस होती हैं वहां पर यूजुअली रेवेन्यू ऑडिट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट और उनसे रिलेटेड जो चार्जेस होते हैं उनको चेक आइडेंटिफाई किया जाता है। देन इज अ स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट, तो यहाँ पर स्टॉक और बुक डेट्स जो हैं, जो भी डेटर्स हैं उनको चेक किया जाता है कि बैंक के अंदर जो लार्ज बोरोअर्स हैं जिन्होंने लार्ज लेवल पर बैंक से मनी जो है वो ले रखी है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, तो उन अकाउंट्स का ऑडिट जो है वो कंडक्ट किया जाता है अंडर स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट। देन कम्स अ फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट क्या है? देखिए ये थोड़ा ना स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑडिट है, क्योंकि यहाँ पर फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या ये एज एन एविडेंस इन कोर्ट जा सकती है या नहीं। मतलब अगर कोई कोर्ट केस हो जाए तो कोर्ट केस में एविडेंस की फॉर्म में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भेजना हो तो उस केस में फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट किया जाता है ताकि फ्रॉड्स वगैरह की आइडेंटिफिकेशन पहले से हो जाए। देन इज मैनेजमेंट ऑडिट, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की मेथड्स पॉलिसीज को असेस किया जाता है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है वो कितनी एफिशिएंट है और कि कितनी साउंड मैनेजमेंट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की या बैंक की एग्जिस्ट करती है। एंड द टैक्स ऑडिट एज द नेम सजेस्ट टैक्स से रिलेटेड होगा कि जहाँ पर टैक्स रिटर्न्स ठीक से सबमिट हुई हैं या नहीं हुई हैं, टैक्स इन्फॉर्मेशन और इनकम टैक्स जो कैलकुलेशन है दैट इज वैलिड और नॉट। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो हैं वो बैंक के वो इस प्रोविजन के साथ डील करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट की जो थर्ड टाइप ऑफ रिपोर्ट है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उसके अंदर वो टैक्स कंप्लायंस को चेक करते हैं। तो आज वाले टॉपिक को कवर अप करने के लिए, रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपको ऑडिट टाइप को मैच करना है। फॉरेंसिक ऑडिट को मतलब आपको ऑडिट के नाम दिए हुए हैं और उनकी मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो आपको मैच करना है। तो फॉरेंसिक ऑडिट क्या होगा? इवैल्यूएटिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी तो देखिए मैनेजमेंट ऑडिट में होती है ना, तो यहाँ पर वन आ जाएगा। इंश्योर्स करेक्ट इनकम रिकॉग्निशन, तो इनकम की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू ऑडिट होगा। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एविडेंस कलेक्शन, फ्रॉड एविडेंस कहाँ पर देखी जाती है? फॉरेंसिक ऑडिट में। और कंप्लायंस ऑफ टैक्स, तो टैक्स ऑडिट में। तो 3214 ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।
Question number 2, a bank suspect diversion of funds in large corporate accounts. A specialized team is appointed to collect digital evidence and trace fund trail. ऑडिट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक बैंक है जिसको ये दिखा कि बड़े जो लार्ज कॉर्पोरेट बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं वहाँ पे फंड्स डाइवर्ट हुए हैं, एक स्पेशलाइज टीम को अपॉइंट किया गया ताकि इसके अगेंस्ट डिजिटल एविडेंस कलेक्ट की जाए और इसका जो फंड ट्रेल है, मतलब ये ट्रांजेक्शन यहाँ से कहाँ गई देन वहाँ से कहाँ गई, इस सबको आइडेंटिफाई ट्रेस करने के लिए। तो ऑडिट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑडिट का प्राइमरी फंक्शन है फ्रॉड डिटेक्ट करना, लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट रेज करना। Question number 3, consider the following statement. Statutory audit of bank is mandatory under Banking Regulation Act. बिल्कुल ठीक बात है। Internal audit is conducted by external independent auditors and concurrent audit focus on preventive control. तो आपकी जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है इट वुड बी करेक्ट कि कॉन्करेंट ऑडिट प्रिवेंटिव कंट्रोल्स पर चलता है और स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर मैंडेटरी है। Question number 4, an auditor extracts entire CBS data to identify unusual transactions above 10 lakh. CBS data को ऑडिटर ने एक्सट्रैक्ट किया तो देखा कि 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन बैंकिंग आवर्स के बाद कहाँ कहाँ हो रही हैं। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैट बेस्ड ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। Question number 5, a large branch of a bank shows sudden growth in advances during the last quarter of the financial year. Review में पता चला that several loan accounts were upgraded from NPA to standard category without adequate recovery evidence. Which type of audit is most specific to detect and report such asset classification regularity? अब यहाँ पे asset classification जो है उसको लेकर कुछ irregularity हुई है। रिव्यू में पता चला कि जो कुछ लोन अकाउंट्स थे उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट से स्टैंडर्ड कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये कौन से ऑडिट में आएगा? तो इट विल बी कंडक्टेड अंडर द स्टैट्यूटरी, जो बैंकिंग रेगुलेशंस के अंडर लॉ के अंडर ऑडिट करवाया जाता है, वहाँ पर आप इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन जो है वो इजीली कर पाओगे। सो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एड्यूटैप ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आई विल गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज। फॉर दैट यू विल विजिट द वेबसाइट ऑफ एड्यूटैप, edutap.in। जैप कोर्सेज सेक्शन में जाकर जैप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस विजिबल होगा। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर आपको जैप के सभी कोर्सेज अवेलेबल होंगे। अगर आप कंप्लीट फुल पैकेज प्रिपरेशन करना चाहते हैं जहां पर आप डिटेल में कंसेप्ट क्लासेस देन लाइव क्लासेस के थ्रू भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल चाहिए, नोट्स चाहिए और आपको प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। इसको मैं फुल पैकेज कोर्स का नाम देती हूँ कि कंप्लीट एक ही जगह पे आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाती है। अगर आप फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन यू कैन एनरोल इन आर लाइव क्रैश कोर्स। बैच 4 इस टाइम पर रनिंग है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। देन आपको इसमें मतलब जब आप लाइव क्लासेस में 60 लाइव क्लासेस के अंदर अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजीली कवर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। फोर्टनाइट बेसिस पर मेंटर टॉक, स्ट्रैटेजी कॉल्स, डिस्कशन फोरम, सब कुछ आपको एक ही जगह पर अवेलेबल होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है बट यू नीड MCQ प्रैक्टिस, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप उसके लिए हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाएगी। जब भी आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल करेंगे तो उस टाइम का प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो। अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन राइट डाउन बाय आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लस यू कैन इवन कॉल अस ऑन 8146207241 and email us on hello@edutap.co.in regarding any of your doubts and queries of JAB exam. So see you in the next session. Till then, take care, keep studying and keep growing. Bye bye.